Yeah, and I think I got one. Hello friends, welcome to another video of my channel Positive Alpha. तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन का LOSD। सबसे पहले LOSD है क्या? तो LOSD इज अबाउट थ्री टर्म्स: एक्रूड इंटरेस्ट, फ्लैट प्राइस एंड फुल प्राइस। अच्छा, नाउ इन दिस LOS there is describe and calculate. Before going further, I would like to mention one thing कि ये LOS इन जनरल स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु फाइंड इट डिफिकल्ट, बिकॉज एज वेल एज द अदर पीपल ऑल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट. सो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है पिक करने के लिए, बट इट इज फाइन एंड इट इन्वॉल्व्स अ बिट ऑफ नंबर क्रंचिंग, सो थोड़ा सा टीडियस लगता है ये सम करना, बट अगेन एज आई सेड इट, वी कैन जस्ट ब्रेक डाउन द प्रोसेस इन स्मॉलर स्टेप्स एंड विल गो थ्रू इट. तो सबसे पहले, why do we have these three different terms? Okay, so flat price is also known as quoted price या फिर clean price. अभी हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं. full price is known as dirty price और actual price. now क्या होता है कि when you purchase a stock, तो आप उसे एक्सचेंज पे देखते हैं, वो लिस्टेड रहता है. तो द प्राइस एट विच इट इज लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज इज द प्राइस विच यू पे फॉर बाइंग दैट स्टॉक और सेलिंग दैट स्टॉक अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन दैट यू आर डूइंग. करेक्ट? सो आप उसका एक कोटेड प्राइस पे कर देते हैं एंड वो स्टॉक आपको मिल जाता है. करेक्ट? बट बॉन्ड्स के केस में क्या होता है कि द प्राइस विच यू सी ऑन द स्क्रीन, which is the quoted price, and the price which you actually go out to pay, जो यहाँ पे हमारा full price है, वो different होता है. तो क्यों वो different होता है? And why not rather use one single price rather than using two different prices? Let us look into the logic of this. Now पहली बात तो कि एक flat price है हमारे पास, उसमें हमने accrued interest add किया है एंड हमें फुल प्राइस मिला है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन एज वेल एज कि हमारे पास ये दो डिफरेंट प्राइसेस है क्यों, वाई आर वी नॉट गोइंग विद अ सिंगल प्राइस. ओके, सुना होता क्या है कि लेट अस से यू हैव दिस सेमी एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड जिसका एक कूपन है 15th of June 2019 को, अगला कूपन है 15 December 19 को, अगला कूपन है 15 June 20, अगला कूपन है 15 December 20. करेक्ट? सो यहां पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास 4 सेमी एनुअल कूपन्स हैं. लेट अस थिंक दैट यू आर द पर्सन ए हियर एंड आपके पास ये बॉन्ड जो है 10th December तक है 2019. तो 10th December तक you are basically holding this bond with you and 10th December को आप ये बॉन्ड सेल कर देते हैं एक दूसरे पर्सन को, who is person B. What happens is कि जब ये डेट आती है 15 December 2019 की, तो उस डेट पे पर्सन B के पास ये बॉन्ड रजिस्टर्ड होता है. मैंने ऐसे रजिस्टर्ड होता है मतलब उसने आपसे वो बॉन्ड ले लिया, तो अब वो बॉन्ड उसके नाम पे चला गया. तो 15 December 2019 को what happens is जो कूपन पेमेंट मिलना है वो पूरा का पूरा किसको मिल जाता है? पर्सन बी को मिल जाता है. लेट अस से कि यहाँ पे हमारा जो कूपन पेमेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो है 10% सेमी एनुअल कूपन. सो बिकॉज इट इज सेमी एनुअल, इसका मतलब एवरी 6 मंथ्स में कितना कूपन होगा? 5% ऑफ द फेस वैल्यू. लेट अस से कि फेस वैल्यू यहाँ पे $1000 है, तो बेसिकली 5% ऑफ $1000 विल बी $50. आई होप यहां तक क्लियर होगा हमें. तो यहां पे जो है एक $50 की पेमेंट हो रही है. करेक्ट? सिमिलरली यहां पे एंड यहां पे भी हुई. पॉइंट इज कि आपने अगर बॉन्ड 10th December 2019 को सेल किया है, तो आप तो ये बोलोगे कि 15th June से 10th December तक जो मैंने बॉन्ड होल्ड किया
उतने पीरियड का भी तो कुछ कूपन पेमेंट बन रहा होगा. इवन दो कूपन इज गेटिंग पेड ऑन 15 दिसंबर 2019, बट वो किसके लिए पे हो रहा है? लास्ट 6 मंथ्स के लिए पे हो रहा है. तो वो 6 मंथ्स में से ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि 5 मंथ्स एंड 25 डेज तक तो बॉन्ड आपके हाथ में था, एंड आपने वो बॉन्ड जब सेल कर दिया पर्सन बी को, तो कूपन पेमेंट डेट पे बॉन्ड उसके हाथ में था, इसके लिए पूरा का पूरा कूपन उसको मिल गया. इज दिस लॉजिकली राइट? आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके सोचिए कि क्या ये सही है, क्या ऐसा होना चाहिए कि उस पर्सन ने आपसे बॉन्ड 2 दिन पहले लिया एंड पूरा का पूरा कूपन इससे मिल रहा है? ऑब्वियसली नहीं. तो क्या होना चाहिए? होना ऐसा चाहिए था कि 15 जून से 10 दिसंबर का प्रो रेटा बेसिस पे, करेक्ट, प्रो रेटा बेसिस पे जितना भी कूपन पेमेंट बनता है उतना आपको मिल जाना चाहिए. तो हम क्या करेंगे कि हम ये प्रो रेटा बेसिस पे इस पोर्शन का इंटरेस्ट कितना होता है वो कैलकुलेट करेंगे, और उस चीज को हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट. ओके, मैं इसका कैलकुलेशन अभी दिखाऊंगा, मैंने जस्ट टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर दी है. तो फर्स्ट थिंग तो ये कि ये प्रो रेटा बेसिस पे जितना इंटरेस्ट बन रहा है उसे हम कैलकुलेट करेंगे, एंड वो इंटरेस्ट कंपोनेंट को हम बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट. अच्छा, अब दूसरी चीज, तो ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है ये कोई पर्सन जो 10 दिसंबर तक होल्ड कर रहा है लेटर से, और एक पर्सन जो सिर्फ 20 जून तक होल्ड कर रहा है, ठीक है, 20 जून तक. तो जिस बंदे ने 20 जून तक होल्ड किया है, जिस बंदे ने 10 दिसंबर तक होल्ड किया है, दोनों को जो एक्रूड इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसमें डिफरेंस होगा डेफिनेटली, बिकॉज दैट पर्सन हैज हेल्ड द बॉन्ड ओनली फॉर नेक्स्ट 5 days आफ्टर द प्रीवियस कूपन हैज बीन पेड, एंड द अदर पर्सन हैज हेल्ड द बॉन्ड till 10th December, which is almost the entire term except for the last 5 days. So definitely the accrued interest which the person who has sold the bond on 10th December 2019 will be much more as compared to the person who has sold his bond on 20th June 2019. तो दोनों के accrued interest में difference है. But the point is कि अगर आपको ध्यान हो तो बॉन्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पैरामीटर्स होते हैं. कौन से? एक उसकी मैच्योरिटी, एक फेस वैल्यू, एक कूपन पेमेंट, IY. IY is basically what? It is the rate of interest, correct? And the present value of the bond at which the bond is trading. तो if I am saying कि मेरा N जो है वो चेंज नहीं हो रहा, फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, कूपन पेमेंट चेंज नहीं हो रहा, एंड IY भी चेंज नहीं हो रहा. So if none of these is changing, but just because मेरा accrued interest daily basis पे बढ़ता जा रहा है between the time periods when the coupon is actually getting settled, उसके बीच में मेरा accrued interest because बढ़ता जा रहा है. So if I start factoring it into the price of the bond and I start displaying it on the screen, what will happen is every day you wake up, even though nothing in the market has actually changed, that is ceteris paribus, keeping everything constant, still the price will keep on increasing every single day. And what an investor in a bond will feel is कि the price has increased every day, correct? So, but this increase is due to what reason? This is due to the accrued interest. मतलब 20 जून तक होल्ड करने का एक accrued interest होगा, 10 दिसंबर तक का एक accrued interest होगा, correct? तो just because accrued interest बढ़ रहा है इसलिए बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है. But if we start factoring this into the price that we display on the screen, that is into the quoted price, तो होगा क्या कि इन्वेस्टर को एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाएगी कि द बॉन्ड इज बिकमिंग एक्सपेंसिव एवरी सिंगल डे, करेक्ट? अब इसमें एक और प्रॉब्लम क्या है कि बॉन्ड का प्राइस बढ़ते तो जाएगा धीरे धीरे, करेक्ट? सो 15 जून से लेके 15 दिसंबर तक बॉन्ड की प्राइस स्लोली बढ़ते जाएगी, बिकॉज इसके अंदर जो एक्रूड इंटरेस्ट की कंपोनेंट है वो बढ़ते जाएगी. तो होगा क्या कि जब 15 दिसंबर को वापस से कूपन पेमेंट होगा तो बॉन्ड का प्राइस एकदम से जो है नीचे गिर जाएगा. तो अगेन प्राइस सडनली डिप ले रहा है. क्यों डिप ले रहा है? बिकॉज कूपन हैज बीन सेटल्ड. कूपन जब सेटल हो गया है, अब जब कोई 16 दिसंबर 2019 को आएगा तो ही इज एलिजिबल ओनली फॉर 1 day ऑफ कूपन पेमेंट, बिकॉज 15 दिसंबर को तो अभी कूपन पेमेंट सेटल हुआ है. तो व्हाट हैपेंस इज कि दिस ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्राइस ओवर द डिफरेंस बिटवीन द 2 कूपन पीरियड्स एंड देन सडन फॉल in the price gives out a wrong signal to the investor that the price is increasing each day due to maybe some other factors. उसको तो ऐसा ही लगेगा, उसको क्या पता कि उसमें accrued interest है. So to avoid this confusion, what you do is that we display the flat price. So what is the flat price?
फ्लैट प्राइस इज बेसिकली दैट कंपोनेंट ऑफ द बॉन्ड विच डज नॉट हैव द एक्रूड इंटरेस्ट. तो इसलिए स्क्रीन पे हम लोग फ्लैट प्राइस डिस्प्ले करते हैं. तो फ्लैट प्राइस जो है it won't change due to accrued interest because उसमें accrued interest नहीं है. Obviously due to the other factors it will keep changing, but that is fine. If it is changing due to YTM of the bond, that is the interest rate of the bond or the coupon payments of the bond, then it is fine. But if nothing is changing and still the investor is getting a wrong notion about the bond, that is wrong. So we use a flat price. It does not include the accrued interest. And then when the bond is actually settled, तो when you actually buy the bond from somebody who has held the bond till 10 December, तो आपको उसको 15 जून से लेके 10 दिसंबर तक का accrued interest पे करना पड़ेगा. तो that is what is the accrued interest, जो हम अभी कैलकुलेट करना सीखेंगे थोड़ी देर में. And this together makes what? The full price, जिसको हम actual price भी बोलते हैं, या the price at which your transaction has been settled. I hope this concept is clear till now. अब हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट निकालते हैं, जो मैंने आपको बताया प्रो रेटा बेसिस पे निकालते हैं. तो एक्रूड इंटरेस्ट निकालने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं. एक होता है 30/360 मेथड. इस मेथड में हम कंसिडर करते हैं एवरी मंथ हैज़ 30 डेज इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल में उसमें कितने दिन हो. फॉर एग्जाम्पल, बाय दिस मेथड इवन फेब्रुवरी हैज़ 30 डेज, even December has 30 days, and even April has 30 days. So everything has 30 days, a year has 360 days. Second method है actual by 360. इसमें you consider the year to have 360 days, but for numerator आप actual number of days find करते हैं. Third method है actual by actual method. So these are few different methods for calculating accrued interest. Now what I will do is I will be solving one question to show you the calculations, and we'll be using the actual number of days method. Okay, so we'll use actual by actual. So let us say that this is a semi-annual coupon which is being paid on 15th May and other is 15th November. Correct? These are the two coupon payment dates. But when are we actually settling the bond? We are settling it on 27th of June. So now to calculate the accrued interest, basically pro rata basis पे हम हमारा proportion of interest निकाल रहे हैं जो हमें मिलना चाहिए to sell the bond to the other person at this particular point of time. Correct? So if we are using actual by actual method, I'll give you a small tip कि हम actual number of days निकालते कैसे हैं. देखना, 15th May, June, July, August, September, October, November. Remember one thing always कि ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो आप सिंपली ऐड कर लेंगे. बट व्हेन यू आर एडिंग नवंबर, ओके, तो बिकॉज इट इज टिल 15th नवंबर, तो लेट अस से कि आपने उसके 15 डेज कंसिडर कर लिए हैं. सो नाउ व्हेन यू आर काउंटिंग इट फ्रॉम मे, दैट इज व्हेन यू आर काउंटिंग इट फ्रॉम 15th मे, तो 15th मे से 31st मे तक में फर्स्ट डे को बाहर छोड़ देना. तो एक्चुअल में यू हैव टू काउंट फ्रॉम 16th May to 31st, विच इज 16 डेज. तो आइदर आपको फर्स्ट वाली डेट बाहर छोड़ना है या आपको लास्ट वाली डेट बाहर छोड़ना है. जो भी एक दोनों में से आप बाहर छोड़ देंगे तो आपके कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे, मिस्टेक्स नहीं होंगे. ठीक है, बाकी जून में 30 डेज, जुलाई, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, दैट इज ऑल इजी. बाकी मई में आपको ये रिमेंबर करना है कि आप मई में से फर्स्ट डेट बाहर निकाल रहे हो 15th में, तो 16 से 31st आप कैलकुलेट करेंगे, एंड नवंबर में आप 1 से 15 कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आपने लास्ट डे भी इंक्लूड किया है. ओके, तो टोटल टी कितना आ जाएगा? 184 डेज. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज बिटवीन 15th May एंड 15th November बाय एक्चुअल मेथड इज 184 डेज. अब हमें किसके लिए एक्रूड इंटरेस्ट चाहिए? हमें 27 जून तक के लिए चाहिए, बिकॉज हम 27 जून को सेल कर रहे हैं बॉन्ड को. करेक्ट, तो उस दिन तक का हमें प्रोरेटा बेसिस पे एक्रूड इंटरेस्ट निकालना है. तो 15th May से 27 जून के बीच में कितने डेज होते हैं? लेट अस कैलकुलेट.
सो जून के मैं 27 डेज ले ले रहा हूं एंड 15th मई को अब मैं बाहर छोड़ दूंगा एक दिन को एंड मैं 16 से लेके 31st में ले लेता हूँ विच इज 16 डेज. तो टोटल कितना आ गया 43 डेज. तो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा 43/184. Why 184? Because 184 is the duration between the two coupon periods and 43 क्या है? That is the days for which we are holding the bond. तो ये तो हो गया 43/184 percentage, correct? Now let us say that the stated annual coupon rate for the bond was 4.375%. तो in that case because it is stated annual coupon rate and हम एक semi annual coupon bond के लिए निकाल रहे हैं तो हम क्या कर देंगे 4.375 divided by 2. In which case what we get is just solve it on your calci and आपको आंसर आ जाएगा 0.5112. Okay, so this is the method of actual by actual. अच्छा, यूजुअली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए 30/360 मेथड यूज होता है. जस्ट रिमेंबर दिस कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए 30/360 यूज होता है. अब इसके आगे मैं एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन उठाने वाला हूं फ्रॉम द करिकुलम सो दैट आपको एक बार पूरा कंसेप्ट समझने आ जाए एक्रूड इंटरेस्ट, फुल प्राइस एंड फ्लैट प्राइस का. बट यहां तक कंसेप्चुअली एक्रूड इंटरेस्ट निकालना मैं समझा चुका हूं एंड वेन एवर यू एड फ्लैट प्राइस में एक्रूड इंटरेस्ट यू गेट अ फुल प्राइस. दैट पार्ट इज क्लियर टू अस एंड आई एम टेकिंग अ स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन सो दैट उसके बाद कोई भी इजी क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको उसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. लेट अस कंसिडर ए 5% semi-annual coupon payment government bond that is maturing when? That is maturing on 15th of Feb 2028. The convention which we are using for calculating the accrued interest is actual by actual. Okay. Coupon payments are being made on 2 days. One is 15th Feb and other is 15th of August of each year. Okay. And the bond is to be priced for settlement purposes on 14th of May 2019. So let me just draw a timeline to make it more clear to you that what is exactly happening. We're standing here 15th of Feb 2019, correct? And we want to price it for settlement purposes on 14th of May 2019. And then we have the next coupon payment at 15th of August 2019. And so on it will go up 15th Feb 2020, correct? So on it will be till 15th of Feb 2028. Why 2028? Because that is the time when our coupon is maturing. Okay, let me just give one more data. Let us say that the annual YTM for the bond is stated to be 4.8%. Annual stated YTM. I hope this is clear. So basically because we have a semi-annual coupon bond, so obviously the discount rate that we are going to use is 2.4%. I hope this concept is clear. Now just pause the video and think what should be the coupon payment that is being made by the bond. What is the maturity of the bond? That is, what are the number of periods that will be there till the maturity of the bond. Face value, let us assume it to be 100 and the market discount rate of the bond is 2.4% as I have calculated it for you just now, correct? Now first of all, we have been given the 4 variables and we are supposed to find the PV of the bond obviously. First, we'll write down the 4 variables.
PMT is 2.5 because it was given as 5% for the annual stated, correct? But because our bond is semi-annual, so we will be getting PMT as 2.5. So then N is equal to 18. कैसे आया मुझे 18? मैं एक बार बता देता हूँ. 15 Feb 2019 में खड़े हम लोग, करेक्ट? एंड 15 Feb 2028 तक जाना है. तो टोटल टाइम पीरियड इन मेच्योरिटी इज बेसिकली 9 years. बट एट द सेम टाइम हमारी कूपन फ्रीक्वेंसी क्या है? ट्वाइस अ ईयर, correct? Twice a year. So total number of periods, which is n. N represents the periods, not the number of years. Do not make this mistake in the exam. N is the number of periods. तो n क्या है? 9 into 2, which is 18. Correct? तो n हमें 18 मिल गया. फेस वैल्यू मैंने बोला 100 लेनी है. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट r जो कि है IY is 2.4%. I'll just draw a timeline. तब तक आप लोग मुझे कैलकुलेशन सॉल्व करके बताएंगे कि बॉन्ड का पीवी क्या है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको बॉन्ड का पीवी निकालना आता है गिवन द अदर 4 फैक्टर्स, एंड आई विल नॉट बी टेकिंग दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके? आई होप यहाँ तक आप सब लोग भी पहुंच गए होंगे. बेसिकली एवरी 6 मंथ बाद हमें कूपन पेमेंट मिलेगा विच इज 2.5 एंड मेरा डिस्काउंट रेट 1.024 है, 2.4% है. तो मैंने उसको डिस्काउंट किया 1 + r रेज टू द टाइम पीरियड जब मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ, करेक्ट? तो यहाँ पे फर्स्ट 1 पीरियड, फिर यहाँ पे 2, सो ऑन. एंड मेच्योरिटी पे हमें बॉन्ड का कूपन प्लस उसका प्रिंसिपल मिलता है विच इज 102.5 डिवाइड बाई 1.024 रेज टू 18, विच इज वेरी इजी. एंड बॉन्ड का हमें फाइनल पीवी कितना आ रहा है? 101.4477. आई होप यहां तक हमें समझना आ रहा है कि हुआ क्या है. सो नाउ ये बॉन्ड का पीवी किधर है? ये बॉन्ड का पीवी है एट दिस पॉइंट, बट वी वांट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड वी वांट द फुल प्राइस ऑफ द बॉन्ड ऑन 14th of May 2019. सो व्हाट वी विल डू इज we'll take this value into the future, which is 101.4477 into 1 plus 0.024 raised to small t by capital T. ये ऐसे क्यों किया है मैंने? Because what we want to find is we want to find the full price of the bond where at 14th of May 2019, correct? But where did we get the present value of the bond for using all these calculations that we did here? Where did we get the present value of the bond at? We got it at 15th of Feb 2019. तो हम इस वैल्यू को फ्यूचर में लेके जा रहे हैं. फ्यूचर में हम कैसे लेके जा रहे हैं? बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू हियर इनटू 1 + r रेज टू जितना टाइम पीरियड है. तो बेसिकली स्मॉल t बाय कैपिटल T से हमें पता लग जाएगा कि यहां से आगे तक टाइम पीरियड कितना है, 1 + r रेज टू t बाय t, करेक्ट? तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द स्मॉल t एंड लेट अस कैलकुलेट द कैपिटल T. स्मॉल t विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन 15th of Feb and 14th of May. तो 15th Feb को हम बाहर छोड़ेंगे. 16 से 28 कैलकुलेट करना है बिकॉज ये लीप ईयर नहीं है. 13 डेज आ गए. मार्च में 31, अप्रैल एंड देन मई में 14. 31, 30, 14, 13. हाउ मच इज इट? कैलकुलेट करो जल्दी से. 31 + 30 61, 61 + 14 75, 75 + 13 स्मॉल t इज इक्वल टू 88 डेज. सिमिलरली हमें कैपिटल T निकालना होगा. कैपिटल T इज टोटल नंबर ऑफ डेज बिटवीन 15th Feb एंड 15th August. वो मैं यहाँ पे नहीं करके दिखा रहा हूँ वीडियो में, बट दैट इज इक्वल टू 181 डेज. तो हमारा स्मॉल t बाय कैपिटल T इज 88 बाय 181, करेक्ट? तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें जो हमारी पीवी मिली थी 101.4477 हम उसे लेके जा रहे हैं किधर? 14th मई पे. एंड वो कितना होगा?
101.4477 into 1 plus 0.024 which is basically 2.4% semi-annually into 88 by 181. कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, सिर्फ बॉन्ड को प्रेजेंट से फ्यूचर में लेके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें बॉन्ड की प्राइस चाहिए उस पॉइंट पे, करेक्ट. सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 102.624. सो दिस इज बेसिकली द डर्टी प्राइस, या फिर आप इसको एक्चुअल प्राइस या फिर आप इसको फुल प्राइस बोल सकते हैं. दैट इज द प्राइस विच यू वुड हैव टू एक्चुअली पे, करेक्ट. ये प्राइस आपको एक्चुअली पे करनी पड़ेगी. बट द पॉइंट इज कि स्क्रीन पे कौन सी प्राइस डिस्प्ले होती है? फ्लैट प्राइस डिस्प्ले होती है. और फ्लैट प्राइस कौन सी प्राइस होती है? इट इज द पीवी फुल प्राइस माइनस द एक्रूड इंटरेस्ट कंपोनेंट, करेक्ट. क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पीवी फ्लैट प्लस एआई इज इक्वल टू पीवी फुल. तो आप पीवी फ्लैट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पीवी फुल माइनस एक्रूड इंटरेस्ट. तो पीवी फुल तो हमने निकाल लिया यहाँ पे 102.624. अच्छा, अब एक्रूड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट सिंपल है. 88 इज द नंबर ऑफ डेज बिटवीन द सेटलमेंट एंड द प्रीवियस कूपन, एंड 2 कूपन पीरियड्स के बीच नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 181 इनटू एक पर्टिकुलर पीरियड में कूपन पेमेंट है कितना? 2.50 है कि नहीं? कूपन पेमेंट्स कितने मिल रहे हैं? 2.5. तो प्रोरेटा बेसिस पे एक्रूड इंटरेस्ट कितना होगा? 88 बाय 181 इंटू 2.5, जो अगर आप कैलसी में निकालेंगे तो आपको आएगा 1.215470, करेक्ट. तो पीवी फ्लैट इज इक्वल टू नथिंग बट 102.624 minus 1.215 which is equal to 101.40883. ये हमारा क्या है? ये हमारा है पीवी फ्लैट एट 14th of May 2019. ओके. एक बार सिंप्लीफाई करने के लिए बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं ये स्टेप्स फिर से बता देता हूं ऊपर जाके टाइम डायग्राम में, ठीक है. हमने क्या किया कि हमने प्रेजेंट वैल्यू ढूंढा 15th Feb 2019 में, करेक्ट. तो हमने सब डिस्काउंट बैक किया. आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने उसको मैथमेटिकली लिखा भी है. पर ये जो वैल्यू आई मुझे 101.4477 वो मुझे आई है 15th of Feb 2019 को, करेक्ट. तो अब मैंने जो प्राइस मुझे जो एक्चुअली पे करना पड़ेगा जब मैं बॉन्ड जो है बाय करूंगा उस पॉइंट पे, करेक्ट. यहाँ जो प्राइस मुझे एक्चुअली रिसीव होगा जब मैं सेल करूंगा बॉन्ड ऑन 14th May 2019 निकालना है. तो मैंने क्या किया कि ये 15th Feb को आगे लेके गया 14th May तक. वो मैं कैसे लेके गया? मैंने 101.447 किया इंटू 1+R, जो आपका डिस्काउंटिंग रेट है. वो कूपन रेट मत यूज कर लेना, यहाँ पे अगेन ब्लंडर हो जाएगा. डिस्काउंटिंग रेट को यूज करते हैं ना हम मनी को प्रेजेंट से फ्यूचर या फ्यूचर से प्रेजेंट लेके जाने में, कंपाउंडिंग करने के लिए बेसिकली. तो इंटू 1+R, R हमारा 2.4 था, इंटू 1 प्लस 0.024 रेज टू टी बाई टी मैंने आपको बता दिया क्या निकालना है. टी 88 डेज है, टी 181 डेज है. बेसिकली जो कूपन हम कहाँ सेटल कर रहे हैं और हमारा कूपन पीरियड है कितने डेज का. तो उससे मुझे आ गया मेरा प्राइस 102.624. बट हमें तो जो कोटेड प्राइस है, जो स्क्रीन पे जो प्राइस देखेगी, जो फ्लैट प्राइस है, वो क्या होगी? फुल प्राइस माइनस एक्रूड इंटरेस्ट होगी. तो वो प्राइस हमारी कितनी है? 102.624 माइनस द एक्रूड इंटरेस्ट. एक्रूड इंटरेस्ट मैंने आपको निकाल के दिखाया. प्रो रेटा बेसिस पे हमें निकालना है कि 88 डेज का इंटरेस्ट कितना होता है अगर 181 डेज का 2.5 होता तो 88 डेज का उसके हिसाब से कितना होता है? 1.215470. तो मैंने फुल प्राइस में से 1.215 माइनस कर दिया तो मुझे पीवी फ्लैट कितना आ गया? 101.40. तो दैट इज आवर फाइनल आंसर. आई होप ये एलओएस आपको समझने आया होगा. एंड जो हमने अभी सम लिया है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सम. आपको एग्जाम में आइदर पीवी फ्लैट निकालने आएगा या फिर मोस्टली एक्रूड इंटरेस्ट भी आ सकता है, विच इज़ वेरी इजी. वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. उसमें आपको ये सब पीवी फ्लैट और फ्यूचर वैल्यू एंड डिस्काउंटिंग ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है. बाय बाय. आई विल साइन ऑफ ओवर हियर. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए.
एंड यू कैन ऑल्सो विजिट माई वेबसाइट, उसका लिंक मैंने नीचे अटैच किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. थैंक यू वंस अगेन. बाय बाय.